हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम भारत चीन झड़प में जो स्थल प्लेसेस जो चर्चा में रहे उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला ऐसा स्थल है नीमू। ठीक है, नीमू कहाँ पे है? नीमू लद्दाख में है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नीमू की उन्होंने यात्रा की, जो भारतीय सैनिक है उनसे बातचीत किया। अब अगर हम देखें तो नीमू में भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय है। क्या है? रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय नीमू में है। देखिए बीआरओ द्वारा वहां पे रोड को बनाया जा रहा है। बीआरओ क्या है? आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही रोड बना रही है। कहां से? देखिए यहाँ पे जास्कर की घाटी में पदुम एक जगह है। ठीक है, पदुम से लेके नीमू तक जो है रोड बनाया जा रहा है। नीमू लद्दाख में है, पदुम आपका जास्कर श्रेणी में है। तो जास्कर श्रेणी से जो है लद्दाख के लिए यानी कि पदम टू नीमू के लिए जो है एक रोड बनाई जा रही है। नीमू लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, नीमू कहाँ पे है? लद्दाख के दक्षिण पूर्वी भाग में है। ठीक है, यह जास्कर श्रेणी से घिरा हुआ है नीमू और यह सिंधु और जास्कर नदी के संगम के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंधु और जास्कर का संगम होता है, दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, तो इसलिए नीमू जो है इसीलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ से अगर 8 किलोमीटर हम दूर जाएं तो मैग्नेटिक पहाड़ी हमको दिख जाएगी। मैग्नेटिक पहाड़ी के बारे में आप लोग बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे और बहुत सारे ऐसे नेशनल जियोग्राफिक चैनल्स पे देखा होगा। तो मैग्नेटिक पहाड़ी जो है इसको ऑप्टिकल इल्यूजन पहाड़ी भी कहते हैं। तो इससे 8 किलोमीटर दूर, नीमू से 8 किलोमीटर दूर ऑप्टिकल इल्यूजन पहाड़ी भी मिल जाएगी आपकी। तो पहला हमारा स्थल नीमू हो गया। कहाँ पे है? आपका लद्दाख में है ये। ठीक है, यहीं पे भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय भी है और लद्दाख में जो है रोड बनाई जा रही है बीआरओ के द्वारा, पादुम टू नीमू। ठीक है, तो पदुम टू नीमू जो है रोड बनाई जा रही है। यहाँ पे सिंध और जास्कर जो है नदियों का संगम है और यहीं से 8 किलोमीटर दूर मैग्नेटिक पहाड़ी है, ऑप्टिकल इल्यूजन पहाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गलवान घाटी। ठीक है, गलवान घाटी के बारे में अगर देखें तो देखिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसको पीएलए बोलते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय जो हमारी इंडियन आर्मी है उनके बीच में मुठभेड़ हुआ। ठीक है, जिसमें दोनों ओर से पत्थरों और चाकुओं से, अगर आपने जो है बहुत सारी ऐसी जो वीडियोज है वायरल हुई थी, तो चाकू और धारदार हथियारों से जो है प्राण घातक हमले किए गए। ठीक है, वो जो इवन जो स्टिक्स थे वो बहुत धारदार थे, है ना, कांटियां उस पर लगी हुई थी। तो ऐसे जो है हथियारों से, धारदार जो है स्टिक से जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक किया गया। ये जो घटना है ये पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में गलवान में हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ? गलवान में हुआ। देखिए इंडिया जो चाइना, भारत और चीन के बीच करीब 3440 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। ठीक है, एक्चुअल जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, ये देखिए जो 3440 किलोमीटर यानी कि अगर माइल में देखें तो 2100 मील की अधिक जो है लंबी एक सीमा है, जिस पर कुछ स्थानों पर दोनों देश एक दूसरे पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हैं, क्योंकि बॉर्डर जो है वो बिल्कुल एक डेफिनेट डिमार्केटेड बॉर्डर नहीं है, तो इस पे अतिक्रमण करने का आरोप। जैसे मान लीजिए एक रोड है, ठीक है, अब एक रोड है तो हमें पता है कि ये रोड ये है, इसके इधर का एरिया किसी और का है, इसके इधर का एरिया कोई और का है। लेकिन अगर रोड ऐसे जिगजैग में हो और किसी को पता ही ना हो कि ये यहाँ पे जो है किसका कौन सा एरिया है, तो बार बार जो है कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगी कि हमारा जो है आपका एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल उसका जो है उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी समस्या हो रही है। देखिए भारतीय और चीनी सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा के 3 स्थानों, कौन कौन से? गलवान नदी घाटी, हॉट स्प्रिंग एरिया और पैंगोंग झील पर तनावपूर्ण स्थिति में है। ठीक है, तो 3 जगह हैं एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में, गलवान घाटी पे, हॉट स्प्रिंग एरिया पे और पैंगोंग झील पे। बार बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो है क्या है? ये सेंटर ऑफ डिस्प्यूट बने हुए हैं। गलवान घाटी कहाँ पे है? लद्दाख और अक्साई चिन के बीच में। ठीक है, गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चिन के बीच में। हॉट स्प्रिंग लद्दाख में चोंग चेनमो नदी के किनारे हॉट स्प्रिंग है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है ओल्डी बेग। ठीक है, ओल्डी बेग। तो हमने क्या क्या देखा? हमने नीमू देख लिया, हमने गलवान घाटी देख लिया। तीसरा जो हमारा है, अच्छा एक और है, ये इसका नाम है गोगरा एवं हॉट स्प्रिंग। ठीक है, गोगरा और हॉट स्प्रिंग ये लद्दाख के में भारत तिब्बत सीमा के पास चांग चेनमो नदी पर है, यही हमने देखा था अभी। और वास्तव में गोगरा अगर देखें तो गोगरा और हॉट स्प्रिंग एक दूसरे से जुड़े हुए स्थान है। ठीक है, गोगरा और हॉट स्प्रिंग, जैसे अभी मैंने बताया कि हॉट स्प्रिंग जो है, ये देखिए यहाँ पे हॉट स्प्रिंग जो है ये लद्दाख के चांग चेनमो नदी पे है। तो गोगरा और हॉट स्प्रिंग एक दूसरे से जुड़े हुए एरियाज हैं। ठीक है, अब ऐतिहासिक रूप से हॉट स्प्रिंग का नाम जो है क्याम था। ठीक है, क्या नाम था? क्याम था। ये पूर्वी जो है लद्दाख में आता है
ठीक है। और जो इंडिया और चाइना का जो आपका फेस ऑफ हुआ था, ये सेनाएं यही जो है संघर्ष की स्थिति में आई थी, जिसके कारण ये स्थल चर्चा में रहा था। नेक्स्ट हमारा दौलत बेग ओल्डी है, ठीक है, दौलत बेग ओल्डी, ठीक है। ये दौलत बेग ओल्डी के बारे में देख लेते हैं। ये चौथा स्थान है। देखिए भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बीच एक बड़ा मुद्दा जो है देपसांग घाटी भी रहा, ठीक है, देपसांग घाटी भी रहा, ठीक है। देपसांग घाटी के पास ही स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई पट्टी, ठीक है। तो दौलत बेग जो ओल्डी है वो दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई एक जो है पट्टी है, ये देपसांग घाटी में है, जिसे भारतीय सेना ने बनाया है। तो दौलत बेग ओल्डी में जो सबसे जो है बहुत सबसे ऊंची जो हवाई पट्टी बनी है, ये जो है कौन बनवाया है, ये भारतीय सेना ने बनवाया है, ठीक है ना, इंडियन आर्मी ने बनाया है। और इसकी अगर ऊंचाई हम देखें तो 16,614 फीट की है, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई पट्टी है ये। अब देखिए ये जो दौलत बेग ओल्डी है सुल्तान सैयद खान के नाम पे, किसके नाम पे, सुल्तान सैयद खान के नाम पे रखा गया था, जहाँ पर जो है रईस लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे ये मरते हैं, रईस लोग यहाँ पे मरते हैं, ऐसा जो है ये कहा गया है दौलत बेग ओल्डी, ठीक है। तो इसका नाम जो है सुल्तान सैयद खान के नाम पे रखा गया है। तो ये हमारा हो गया 4 जगह है जहाँ पे फेस ऑफ हुआ, ठीक है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय विविध में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विविध में कुछ देखेंगे। देखिए पहला तो हमारा 2019 में भारत द्वारा हिंद महासागर, कहाँ पे, भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग में, ठीक है। 2019 में क्या था, 2019 में भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग में किन देशों का समावेश किया गया, तो भारत ने मेडागास्कर और कोमोरोस को समावेशित किया है। किसको, भारत ने मेडागास्कर और कोमोरोस को समावेश किया गया है इसमें। हिंद महासागर क्षेत्र भारत के समुद्री जितने पड़ोसी देश हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं वो, श्रीलंका हो गया, हमारा मॉरिशस हो गया, मालदीव हो गया, सेशल्स हो गया, ये सारे जो है इससे संबंधित जो यहाँ पे मुद्दे हैं यहाँ पे देखे जाते हैं। और इन 2 द्वीपीय राष्ट्रों का समावेश हिंद प्रशांत क्षेत्र के भीतर हिंद महासागर के द्वीपों के बढ़ते राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। यानी कि जो पैसिफिक है और जो इंडियन ओशन है, वहाँ के जो क्षेत्र है उनका जो बढ़ता हुआ इम्पोर्टेंस है वो दर्शाता है कि मेडागास्कर और कोमोरोस को जो है शामिल किया गया है हिंद महासागर प्रभाग क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लेबनान, ठीक है। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बड़े विस्फोट में कम से कम 100 लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है, 100 लोग मारे गए हैं और लगभग 4,000 लोग घायल भी हो गए, ठीक है। तो अब एग्जाम में क्या पूछ सकता है, ये पूछेगा कि ये जो घटना हुई है, इतनी भयानक जो विस्फोट हुआ है, उसका विस्फोट क्यों हुआ है, क्या जो है कारण था, ठीक है। तो देखिए 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा था, NH4O3, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NH4O3। अभी एग्जाम में केमिस्ट्री में ऐसा दे देगी NH4O3 किसका है, तो अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि इशू में जो है काफी जो है चर्चा में था, तो आपको याद रखना पड़ेगा NH4O3 जो है अमोनियम नाइट्रेट है और 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, ठीक है। ये रंगहीन, गंधहीन और क्रिस्टलीय होता है और जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। गर्म करने पे अगर इसको जल में डाल दिया हमने अमोनियम नाइट्रेट को और उसी जल को हमने गर्म कर दिया तो जो इसको ये नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। और ये बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है और आने की पूरी उम्मीद है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो क्या है, उसको लॉफिंग गैस कहते हैं। किसको कहते हैं, लॉफिंग गैस, ठीक है। N2O3 नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस है, ठीक है। तो अगर हम अमोनियम नाइट्राइड को पानी में घोल के इसको हम गर्म कर दें तो ये लाफिंग गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा इशू था, इसी की वजह से विस्फोट वहां पे हुआ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अमेरिका ने जनवरी 2020 में किस ईरानी जनरल को मार दिया, ठीक है। और ईरान अमेरिका तनाव की पृष्ठभूमि क्या थी, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा जो ईरानी जनरल जिसको मार दिया गया। तो देखिए ये जो है जनवरी 2020 में अमेरिका हवाई हमले में ईरान के कमांडर, और ये जो है क्या था, ये रिवोल्यूशनरी जो गार्ड है उसके कमांडर थे जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया गया, ठीक है। क्या नाम था इनका, जनरल कासिम सुलेमानी, याद रखिएगा नाम इनका क्या है, जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया गया। ये रिवोल्यूशनरी, अब ये भी पूछ सकता है कि किससे संबंधित थे, तो ये रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर थे, रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर थे। अमेरिका लेफ्ट जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, ठीक है। अमेरिका जो है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था उसको छोड़ देता है, ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान छोड़ देता है। और ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था वो चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और यूके द्वारा बनाया गया था। ये एम ये था कि ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन को कम करना, ठीक है, ईरान के द्वारा यूरेनियम संवर्धन को कम करना, लेकिन जो है जो अमेरिका होता है उसको छोड़ दे रहा है, ठीक है। भारत और नेपाल की बात करें तो भारत और नेपाल में तनाव का माहौल था, ठीक है। तो तनाव क्यों था, क्या रीजन था, क्यों इतना तनाव था। देखिए तो तनाव का मुद्दा है वो इसलिए था कि जो आपका रशिया है, ठीक है ना, रशिया कहती हूँ मैं, ये नेपाल है, वो अपना एक नया मानचित्र जो है
उसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, नए मानचित्र को जो है स्वीकार किया है। तो नया मानचित्र उन्होंने कौन सा बनाया है, इसमें कुछ डिस्प्यूट है, इंडिया जो है इस मानचित्र से खुश नहीं है। तो देखिए इसमें उत्तराखंड की कुछ जगह है जैसे काला पानी हो गई है ना, और काला पानी के साथ जो है लिपियाधुरा, ठीक है, लिपियाधुरा और लिपू लेक को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा माना है, ठीक है। तो जो आधिकारिक रूप से जो अपना नवीन मानचित्र इन्हें जारी किया है, इसमें उत्तराखंड के जो है आपके 3 कौन-कौन से जगह है याद रखिएगा। एक तो है काला पानी, ठीक है, काला पानी, ठीक है, लिपियाधुरा और आपका है लिपू लेक, इसको जो है अपने मानचित्र में उन्होंने शामिल किया है, ठीक है। अब देखिए अब नेपाल की संसद ने नेपाल का दूसरा संवैधानिक संशोधन पारित कर दिया है, ठीक है। इससे इंडिया जो है बहुत सरप्राइज में है, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि भारत और नेपाल सीमा का सर्वप्रथम किस संधि द्वारा निर्धारण किया गया है, तो इसको हमें इंपॉर्टेंट है, अभी इशू में है तो हमें जाना जरूरी है कि कौन सी जो है किस संधि से जो है भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण होता है। तो ये 1816, कौन सी, 1816 के सुगौली की संधि, कौन सी संधि है, 1816 की सुगौली की संधि से जो है सीमा का निर्धारण होता है। इसकी धारा 5 है सुगौली की संधि से, जो काली नदी के पश्चिम में नेपाल का अधिकार बताती है, ठीक है। काली के पश्चिम में कहती है कि नेपाल का अधिकार है, ठीक है। कहाँ पे, काली के पश्चिम में नेपाल का अधिकार बताया गया है, ठीक है। अब एक है आपका अब्राहम समझौता, इंपॉर्टेंट है। अब्राहम समझौता क्या है, एग्जाम में आ जाएगा, अब्राहम समझौता क्या है। देखिए अब्राहम समझौता जो है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक है, कौन सा कंट्री है जिसने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने हाल ही में इजराइल के साथ शांति समझौते पे, पीस ट्रीटी पे साइन किया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो है आपका यूएई है, इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन कर दिया, ठीक है। पीस ट्रीटी साइन करने से क्या होगा कि जो है ये सीधा जो आपका उड़ान होगी, सीधी उड़ानें भरी जा सकेंगी, वहाँ पे दूरसंचार को और डेवलप किया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया जाएगा, सुरक्षा के क्षेत्र में काम किया जाएगा और स्वास्थ्य व्यवस्था भी देखी जाएगी। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी जो पीस ट्रीटी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें की जाएंगी। अब्राहम जो है इस्लाम या ईसाई या यहूदी, ठीक है, यहाँ पे देखिए अब्राहम जो है वो इस्लाम, ईसाई और यहूदी के पितामह थे, ठीक है। उनको उनके पितामह के रूप में इस्लाम जो है और आपका ईसाई और यहूदियों के पितामह के रूप में इनको जाना गया है। ये एकेश्वरवाद का संदेश दिया है इन्होंने, किसका, एकेश्वरवाद का संदेश दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अब्राहम समझौता, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है इंडिया ईरान चाहबार पोर्ट, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है और इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बहुत निराशाजनक भी है इंडिया ईरान चाहबार पोर्ट के बारे में। इंडिया, चलिए देख लेते हैं हम। देखिए भारत और ईरान के बीच संयुक्त तत्वाधान में चल रहा चाहबार परियोजना क्या है, पहली बात तो क्या है, दूसरा है कि हाल ही में इस संदर्भ में ईरान ने क्या कदम उठाया, ठीक है। तो देखिए ईरान ने चाहबार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है, ठीक है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ये। तो ईरान ने भारत को अलग कर दिया है, क्यों अलग कर दिया है, उन्होंने कहा है कि भारत द्वारा जो फंड है उसकी जो है निरंतर देरी की जा रही थी, फंड में भारत जो है निरंतर देरी कर रहा था, फंड प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था, इसलिए जो है ईरान ने भारत को अलग कर दिया है। 2016 में इंडिया ईरान चाहबार पोर्ट से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने की बात थी, ठीक है। तो चाहबार पोर्ट से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल बिछाने के लिए समझौता किया गया था, ठीक है। 2016 की बात है ये, 2016 में यह समझौता किया गया था और भारत सरकार ने चाहबार बंदरगाह पर 2003 में हस्ताक्षर किया था, ठीक है। 16 में भारत और ईरान के बीच जो है चाहबार बंदरगाह के निर्माण के लिए समझौता हो चुका था, ठीक है। 16 में, 3 में इंडिया ने साइन कर दिया, 16 में समझौता हो गया था, लेकिन अब जो है भारत चाहबार का जो है सदस्य हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि ईरान ने जो है चाहबार जो आपका पूरा जो प्रोजेक्ट था उसको भारत को अलग कर दिया उससे, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान, देखिए अभी हमने जो है नेपाल का नया मैप देखा, ठीक है। अब पाकिस्तान का नया मैप देखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान का भी डिस्प्यूट है मैप को लेके। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, पाकिस्तान द्वारा हाल ही में प्रकाशित नए नक्शे में भारत के कौन से भारतीय हिस्से को अपने देश में जो है अपने मैप में प्रदर्शित किया है। तो देखिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र को, गुजरात के कुछ हिस्से को, जिसमें जूनागढ़ भी शामिल है, तो इसको जो है गुजरात के कुछ हिस्से और जूनागढ़ सहित, ठीक है, जम्मू कश्मीर के पूरे हिस्से को अपने नए मैप में शामिल कर लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हो सकता है कि इंडोनेशिया में सुग्रिय नाम पर, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि देश में
हाल में हिंदू विश्वविद्यालय, किस देश में हिंदू विश्वविद्यालय खोला गया? ठीक है, तो ये इंडोनेशिया होगा। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सुग्रीव के नाम पे फर्स्ट हिंदू यूनिवर्सिटी ओपन की गई। किसके नाम पे? सुग्रीव के नाम पे पहले हिंदू यूनिवर्सिटी ओपन की गई। पीएम जोको विडोडो, ठीक है, इंडोनेशिया के जो पीएम है जोको विडोडो ने एक राष्ट्रपति विनिमय के अंतर्गत बाली द्वीप पे, कहाँ पे? बाली द्वीप पे क्या है? देनपासार स्थित, ठीक है, एक देनपासार कोई जगह है, देनपासार में धर्म, यहाँ पे देखिए धर्म स्टेट इंस्टीट्यूट संस्थान को इंडोनेशिया का प्रथम हिंदू विश्वविद्यालय घोषित किया है। ठीक है, अब इस नए विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा आई गुस्ती बागस सुग्रीव स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, आई गुस्ती बागस सुग्रीव स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखिए, हाँ, अब देखिए रियाल जो है वो ईरान की नई मुद्रा, एक छोटा सा टॉपिक है कि रियाल, एक बार इसको पहले देख लेते हैं कि अब एग्जाम में आ जाएगा कि हिंदू पहली यूनिवर्सिटी विश्व में कहाँ पे खोली गई, तो इंडोनेशिया के में सुग्रीव नाम पे बाली द्वीप पे खोली गई। ठीक है, बाली द्वीप पे इंडोनेशिया द्वारा खोली गई, याद रखिएगा, आईगुस्ती बागस सुग्रीव स्टेट यूनिवर्सिटी खोला गया। ठीक है, अब एक है ईरान की नई मुद्रा का क्या नाम है, एग्जाम में आ सकता है, तो देखिए, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि टोमान जो है वो कहाँ की नई मुद्रा है, तो टोमान जो है ईरान की नई मुद्रा है। पहले रियाल थी लेकिन उसको चेंज करके टोमान नई मुद्रा एक्सेप्ट किया है ईरान ने, और जो टोमान की वैल्यू होगी तो एक रियाल बराबर 10,000 टोमान के बराबर होगा। ठीक है, तो एक टोमान बराबर 10,000 रियाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चाइना ज्वाइन यूनाइटेड नेशंस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि या यूनाइटेड नेशंस आर्म ट्रेड ट्रीटी में शामिल हुआ, तो कौन हुआ? चाइना हुआ। ठीक है, तो चाइना ने शीर्ष विधायी संस्थान है ये, नेशनल आपका पीपुल्स कांग्रेस ने पारंपरिक हथियारों की बिक्री को विनियमित करने के लिए, किस लिए? पारंपरिक हथियारों की बिक्री को विनियमित करने के लिए जो है चाइना जो है वैश्विक संधि में शामिल होने का उसने फैसला कर लिया, उसने शामिल हो गया। पारंपरिक हथियारों की बिक्री को विनियमित करने के लिए वैश्विक संधि में 2014 जो वैश्विक संधि थी कि जो पारंपरिक हथियार हैं उनको जो है कंट्रोल किया जाए, उनको स्प्रेड ना होने दिया जाए कि मतलब सभी लोग हथियार ही बनाना शुरू कर दें, उसको कंट्रोल करने के लिए 2014 में एक वैश्विक जो है आपकी संधि हुई थी। ठीक है, और इस शस्त्र व्यापार संधि का उद्देश्य था पारंपरिक हथियारों की प्रति वर्ष $70 बिलियन के व्यापार संबंधी वैश्विक चिंताओं को कम करना। ठीक है, तो वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे $70 बिलियन का जो है जो खर्च आ रहा था वो जो है आपके पारंपरिक हथियारों पे हो रहा था, तो ये कहीं न कहीं डेवलपमेंट का काम तो ऐसा हो नहीं रहा था, इसलिए इसको कम करने के लिए इसमें चिंता भी चाहिए थी। जो कंट्रीज हैं जिनके पास ऐसे हथियार नहीं है उनको इस चीज़ से जो है एक भय का माहौल बन रहा था। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए जो है क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस आर्म ट्रेड ट्रीटी ये जो है आया 2014 में। ठीक है, तो ये पूरा इशू था, तो हमने चाइना का देख लिया। नेक्स्ट हमारा है मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है कि मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन है वो किन दो देशों के बीच में है, तो देखिए मोतीहारी हमारे बिहार में है और अमलेखगंज जो है वो नेपाल में है। ठीक है, मोतीहारी कहाँ पे? बिहार में है और अमलेखगंज नेपाल में है, तो ये इंडिया और नेपाल का जो है आपका पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। 69 किलोमीटर का पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ये, किफायती लागत पर स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराना इसका मेन जो है एम है। तो बस इससे ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें तो बहुत सारी हैं जानने के लिए, लेकिन एग्जाम में कुछ आएगी नहीं। वो जो है ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो होती रहती हैं कि उन्होंने क्या किया, उनका क्या जेस्चर था। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन, ये बिहार और नेपाल के बीच में है। ठीक है, 69 किलोमीटर का है ये, और पेट्रोलियम स्वच्छ जो है आपका लागत पर किफायती लागत पर स्वच्छ पेट्रोलियम के उत्पाद को उपलब्ध कराना, अवेलेबल कराना, ये मेन एम है। ठीक है, तो इसमें आगे के वीडियोस में हम आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उसको भी हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अपना वैल्यूएबल कमेंट आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो आपके कमेंट्स देखती हूँ मैं, अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि जो इम्प्रूव करना है आप प्लीज़ उसको भी बता सकते हैं कि क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, क्या चीज़ें आप जो है सही नहीं कर पा रही हैं, और जो भी आपका व्यू हो, जो भी व्यू पॉइंट हो, आप जो है कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।